आजकल जिस तरह का माहौल है, ये तो नॉर्मली आप हर रोज मुझसे मिलते हैं रेडियो पर रात को 10 से 12, लेकिन डिजिटली मिलना आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। तो एक बार फिर से डिजिटली मैं आपके सामने हाजिर हूं लेकर बिग स्पॉटलाइट। एंड टुडे वी हैव विद अस डॉक्टर अनुराग खेतान, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यूरोलॉजी इन पारस हॉस्पिटल। So Dr. Khaitan, welcome to the big spotlight. Thank you. So before we go to the questionnaire, मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा हम सबको बताएं कि कितना अरसा हो चुका है आपको ये काम करते हुए और किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका। मैंने दिल्ली में एम्स से अपनी पढ़ाई करने के बाद 2002 की बिगनिंग में गुड़गांव में शिफ्ट किया था और तब से मैं गुड़गांव में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और मैं अभी प्रेजेंटली पारस हॉस्पिटल गुड़गांव से एसोसिएटेड हूँ और एज ए एचओडी में काम कर रहा हूँ। मेरा जो पर्टिकुलर एरिया ऑफ वर्क है, दिस इज हाईली स्पेशलाइज्ड ब्रांच व्हिच डील्स विद द यूरिनरी सिस्टम। जितने भी किडनी, प्रोस्टेट, ब्लैडर प्रॉब्लम्स हैं, किडनी ट्रांसप्लांट है, ये सब इस तरह के पेशेंट हम डील करते हैं जी। क्योंकि ये जो इस हफ्ता है सितंबर के फर्स्ट 15 डेज हम एज ए प्रोस्टेटिक डेज मनाते हैं। तो क्योंकि प्रोस्टेटिक डिजीज काफी कॉमन है और हमारी जिस तरह की एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है, वॉल्यूम इसका काफी ज्यादा बढ़ रहा है और हम बहुत सारे पेशेंट्स अपने पेरेंट्स को, अपने आसपास के लोगों को देखते हैं जिनको यूरिन की प्रॉब्लम है और ज्यादातर को डायग्नोज होता है कि इनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है। तो हम इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे हम अर्ली आइडेंटिफाई करें, क्या सिम्टम्स होते हैं इसके और क्या प्रिवेंशन हम कर सकते हैं ताकि इस तरह की प्रॉब्लम हम अवॉइड कर सकें या इसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करके कंट्रोल कर सकें। जी, तो मेरा पहला क्वेश्चन सर आपसे है, व्हाट इज प्रोस्टेट? प्रोस्टेट एक मेल ग्लैंड है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। ये एक वॉलनट साइज की होती है और ये ब्लैडर के और यूरिन के जो पाइप के जंक्शन पे होती है। तो ये यूरिन के रास्ते को चारों तरफ से सराउंड करती है। तो सराउंड करने की वजह से जब भी इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे सिम्टम्स यूरिन के अपीयर होने लगते हैं और इसके एनलार्जमेंट जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, इसकी एनलार्जमेंट होती है तो ये फिर यूरिन के रास्ते पे प्रेशर डालती है और फिर यूरिन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जी, तो अगर बात करें हम कॉमन डिजीज कंडीशन की प्रोस्टेट में, तो वो कौन कौन सी हैं? देखिए, नॉर्मल प्रोस्टेट का काम है वो जो हमारा सेमिनल फ्लूइड निकलता है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, उसमें जो लिक्विड पोर्शन है दैट इज मेनली फ्रॉम द प्रोस्टेट और जो स्पर्म्स को अलाइव रखता है बेसिकली, जिसके अंदर स्पर्म मोटिलिटी करते हैं और प्रेगनेंसी में हेल्प करते हैं। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है इसका एनलार्जमेंट सब में होता है, किसी में ज्यादा किसी में कम। जब इसका एनलार्जमेंट ज्यादा हो जाता है तो फिर ये सिम्टम्स करने लगती है। कभी कभी यंग एज में भी ये प्रॉब्लम करती है लेकिन वो एनलार्जमेंट की वजह से नहीं होता, वो नॉर्मली इसमें या तो इन्फेक्शन हो जाए जिसको प्रोस्टेटाइटिस बोलते हैं जी, या कभी कभी कंजेशन हो जाता है जिसको केमिकल प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं, जिसमें बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन ना होके बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन देयर इज एनलार्जमेंट एंड कंजेशन, उसमें भी प्रॉब्लम होने लगती है जी। तो मेन इसके। हाँ जी जी, तो मेरा अगला सवाल ये है कि एक टर्म है जो आई थिंक सबको जाननी चाहिए कि बीपीएच आखिर क्या है? बीएचपी का फुल फॉर्म हम देखते हैं तो बेनाइन हाइपरट्रोफी ऑफ प्रोस्टेट। प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट काफी कॉमन प्रॉब्लम है लेकिन ये बेनाइन भी हो सकती है, मतलब नॉन कैंसरस, और कैंसरस भी हो सकती है। ज्यादातर लोगों में एजिंग के अनुसार जो एनलार्जमेंट होती है जो नॉन कैंसरस होती है उसको हम बीपीएच बोलते हैं, बेनाइन हाइपरट्रोफी ऑफ प्रोस्टेट। हाइपरट्रोफी मतलब बड़ा होना प्रोस्टेट का। और इसका सिंपल सा ट्रीटमेंट होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट है, कभी कभी कोई कॉम्प्लिकेशंस हो तो सर्जरी भी करते हैं। तो बेसिकली इसके सिम्टम्स बीपीएच के और कैंसर प्रोस्टेट के ऑलमोस्ट सिम्टम्स सेम है। तो इसको आइडेंटिफाई करना इसलिए शुरुआत में ही जरूरी है क्योंकि अगर किसी को कैंसर है और हम इसको इनिशियल स्टेज में डायग्नोज करते हैं तो वो अपनी ट्रीटमेंट के साथ नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी रख सकता है। जी, तो मेरा अगला सवाल जी इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है कि आखिर बीपीएच का कॉज क्या है, क्यों होता है ये? देखिए, बीएचपी के लिए जो प्रिकर्सर है, प्रिलिमिनरी चीज है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन, मेल हार्मोन। अगर किसी के टेस्टिस किसी वजह से निकल चुके हैं तो उसको प्रोस्टेट एनलार्जमेंट नहीं होगा। लेकिन प्रोस्टेट एनलार्जमेंट सबको नहीं होता है और सबको होता भी है तो इतनी स्पीड से नहीं होता कि प्रॉब्लम करे। इसके लिए कुछ इंडिविजुअल टेंडेंसी, फैमिली हिस्ट्री अगर किसी की है तो इंसिडेंस बढ़ जाता है। कई बार सीडेंटरी लाइफस्टाइल है तो इंसिडेंस बढ़ जाता है। अगर हम फैटी फूड ज्यादा खाते हैं, जंक फूड ज्यादा खाते हैं या अल्कोहल ज्यादा लेते हैं तो इसमें भी एनलार्जमेंट के ज्यादा होने की संभावना रहती है। इसका कोई पर्टिकुलरली आइडेंटिफाइबल कॉज ऐसा नहीं है कि हम उसको आइडेंटिफाई कर सके, उसको हम ट्रीट कर सकें या उसके लिए कुछ प्रिवेंशन ले सकें और इसको प्रिवेंट कर सकें। जी,
अगर मैं पूछूं आपसे कि बीपीएच से जुड़े हुए कुछ सिम्टम्स जो आप हमें बता सके तो वो कौन-कौन से हैं? जो इसके इनिशियल सिम्टम्स आते हैं वो पेशेंट्स को सबसे पहले लगता है कि रात को उठना ज़्यादा हो जाता है। उसको बार-बार उठना पड़ता है यूरिन करने के लिए। जी, उसके बाद फिर उसको यूरिन रुकने की प्रॉब्लम आने लगती है, पूरा एम्प्टी नहीं होता ब्लैडर, करने के बाद भी लगता है रह गया। कई बार बाथरूम जाते हैं, टाइम बहुत लगता है करने में, जो फ्लो है, स्ट्रीम है वो ब्रेक हो के आता है और लेट स्टेज में बर्निंग, ब्लीडिंग और इन्फेक्शन भी यूरिन में हो सकता है। जी। तो सबसे ट्रबलसम अगर बात करें सिम्पटम की तो वो कौन-सा है? ट्रबलसम सिम्पटम्स इसमें 2 तरह से होते हैं। वन इज़ इरिटेटिव सिम्पटम्स जैसे बार-बार जाना, रात को उठना। अगर पेशेंट रात भर उठता रहेगा यूरिन के लिए 6-7 बार उठेगा, नींद पूरी नहीं होगी, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू वर्क इन द डे। जी, और दूसरा सिम्पटम्स ये होता है कहीं जैसे बाहर गए उनको कहीं ऑफिस में है, मीटिंग में है, ड्राइव कर रहे हैं, इतना आजकल ट्रैफिक है उसमें यूरिन प्रोस्टेट में रोकना मुश्किल हो जाता है पेशेंट को। तो बहुत बार पेशेंट्स को इतनी मुश्किल होती है कि उनको सड़क पे कहीं उतर के या तो यूरिन करें, अदरवाइज दे समटाइम्स लीक इन द क्लोथ्स आल्सो। तो जी, ये एक बहुत बॉदरसम सिम्पटम है। जी, लेट जी। स्टेज में आके फिर रुकने लगता है तो दूसरी तरह से सिम्पटम्स आने लगते हैं कि फिर उसको हरदम अनकंफर्टेबल होगा, ब्लैडर भरे रहने की फीलिंग होगी और इन्फेक्शन होने का डर होगा। जी, अगर रोग है तो उसका इलाज भी होगा। तो मैं जानना चाहूँगा हाँ आपसे जी। कि यहाँ इसके लिए क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है? हम 20 साल पहले ज़्यादातर पेशेंट का ऑपरेशन करते थे, लेकिन हुँ, हुँ। आजकल हम ज़्यादातर पेशेंट मेडिसिन से ही ट्रीट करते हैं। उसमें भी ऐसे होता है पेशेंट आता है हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसका कैंसर वगैरह नहीं है, रूल आउट करते हैं। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं अगर इनिशियल सिम्पटम्स हैं तो हम पेशेंट को थोड़ा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बताते हैं, जैसे रात को ज़्यादा पानी ना पिएँ और ज़्यादा देर यूरिन होल्ड ना करें, क्योंकि ज़्यादा देर होल्ड करने से भी ज़्यादा रुकने लगता है। हुँ, हुँ। और डाइट हेल्दी लें, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करें, नींद पूरी लें। तो इन सब चीज़ों से इनिशियल सिम्पटम्स इनिशियल स्टेज पे हम उसको थोड़ा-सा ट्रीटमेंट को डिले कर सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं। जब जी, ज़्यादा सिम्पटम्स पेशेंट को आने लगें तब उसको फिर हम मेडिसिन शुरू करते हैं जो प्रोस्टेट को रिलैक्स करता है, ओपन करता है और उसका साइज़ भी कम करता है। जी। और जब इन मेडिसिन्स की कोई इफ़ेक्ट खत्म हो जाता है या किसी को इफ़ेक्ट नहीं आता हुँ, या हुँ। कोई कॉम्प्लिकेशंस होने लगती है जैसे इन्फेक्शन है यूरिन में या ब्लीडिंग है यूरिन में, स्टोन बन गया है या किडनी पे इफ़ेक्ट आने लगा है, तो उस केस में फिर हम ऑपरेशन करते हैं। जी, जी। तो इसके ऑपरेशन की भी आजकल जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी अच्छी हो गई है, जो हम पेशेंट को विदिन 24 आवर घर भेज देते हैं हुँ, और ये हुँ। मिनिमली इन्वेसिव होता है, इसमें कोई इंसिजन या स्टिच वगैरह नहीं होता है। All right. So, Dr. Khaitan, before we conclude this whole conversation, कोई और चीज जो आप शेयर करना चाहें लिसनर्स के साथ? लिसनर्स के साथ मेन चीज़ मेरा ये है कि शेयर करने का कि इसके सिम्पटम्स आएँ तो आप अपने डॉक्टर से मिलें और इसको इन्वेस्टिगेट करा के ये ज़रूर आइडेंटिफ़ाई करवाएँ कि ये सिंपल पीपीएच है कि इसमें कैंसर के कोई एविडेंस है या कोई ऐसा इनिशियल स्टेज है कि जिसको हम इनिशियल स्टेज पे डायग्नोज़ करके ट्रीट कर सकें। क्योंकि चाहे ये कैंसर हो या बीपीएच हो, अगर राइट टाइम पे ट्रीटमेंट होगा, तो आप उसको उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस है सारी अवॉइड कर सकते हैं और आपकी नॉर्मल लाइफ़स्टाइल के साथ आप अपना लाइफ़ व्यतीत कर सकते हैं। Perfect. Thank you so much once again, Dr. Anurag, for talking to थैंक us यू, and giving such wonderful information. Thank you. थैंक यू, ओके।